जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको सूचना पहले से ही बता दी गई थी, भारत का भूगोल मात्र 30 घंटे में संपूर्ण पाठ्यक्रम। जो लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं या जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो हैं, तो जिनकी मेमोरी एकदम जीरो है, एकदम खाली है, तो उनका डाउनलोडिंग बहुत भयंकर होगा। और जिनका है उनका एक बार रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये पाठ्यक्रम योजना इसीलिए लाई गई है कि 30 घंटे में, देखिए 30 घंटे का मतलब हुआ कि एक ही दिन में हम 30 घंटे नहीं पढ़ा देंगे। हो सकता है 10 क्लास में भी 30 घंटे पढ़ा दें, या हो सकता है 5 ही क्लास में पूरा 30 घंटे पूरा कर दें हम, या 10 या 12 या 15 से अधिकतम नहीं जाएगा। अधिकतम ही अगर बहुत चला जाएगा तो 13 या 14 या 15 क्लास, जहाँ तक है कि इसको 10 क्लास में ही पूरा इसको समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्या है, क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में ये देखेंगे कि भारत की स्थिति और रूपरेखा। तो भारत का नामकरण से लेकर के भारत की स्थिति, भारत की रूपरेखा, और उसके बाद में ग्लोब पर इसकी स्थिति कहाँ है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे आज वाली क्लास में। तो ये आप जान लीजिएगा कि शुरू से लेकर के और पूरा क्लास अगर आप देख लिए तो 10 से 12 घंटे का जो समय है, ये 10 से 12 घंटे में आपका पूरा संपूर्ण भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, भारत के कौनों एग्जाम आप देने जाएंगे, छोटा एग्जाम चपरासी से लेकर के और आईएएस तक का, भारत भूगोल से जितना भी सवाल आना है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि पूरा भारत का भूगोल हम आपको मैप पे ही पढ़ाएंगे। अगर मैप आपके दिमाग में बस गया तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो क्लास को आप प्रयास करिएगा कि प्रतिदिन जो है देखने का प्रयास करिएगा, समय निकालने का प्रयास करिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा। स्पीड थोड़ी सी तेज होगी लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है टेलीग्राम पे जा करके जितने भी टेस्ट हो रहे हैं भारत भूगोल के, अगर उसको आप दे देंगे तो मान लीजिए अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन अगर मिल रहा है और 10 टेस्ट अगर आपका हो गया तो सोचिए 500 सवाल आ जाएगा। और भारत भूगोल से यदि आप 500 सवाल पढ़ डाले हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि दुनिया का कोई एग्जाम आपसे छूटेगा। चलिए देखते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है। हम अपनी ताकत लगाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग पहली क्लास लेकर के उपलब्ध हैं आपके बीच, भारत का भूगोल। इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति और रूपरेखा, भारत के तटीय राज्य, भारत के स्थलीय देश, स्थलीय देशों से कौन कौन से भारत के राज्य उन देशों को स्पर्श करते हैं, सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे कम सीमा रेखा, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरायण है, दक्षिणायन है, पूर्वी है, पश्चिमी है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सारी चीज़ें। तटीय राज्य जो हैं उनकी लंबाई कितनी है, कौन कौन साधारण राज्य हैं, कौन केंद्र शासित राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन, सबसे कम कौन सा बनाना, कौन पूर्वी तट पे है, कौन पश्चिमी तट पे है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज इसी कक्षा में देने वाले हैं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास फर्स्ट, भारत का भूगोल क्लास फर्स्ट। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, सूचनाएं आपको दे दी गई हैं, लिखित मैटर आपके पास टेलीग्राम के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी आप तक चीज़ों को पहुंचा दिया गया है। और जिसको भी नहीं पहुंचा है, जिसके पास, वो टेलीग्राम पर जा करके देख लीजिए कि भारत के भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। एक एक टॉपिक उसी क्रमानुसार आज हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें का केवल 3 टॉपिक पढ़ेंगे। आज शुरुआत होगी और वो 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह 3 टॉपिक आज वाला अगर आप पूरा देख लिए तो समझ लीजिए इसके बाद वाला जो आप देखेंगे चीज़ें आपको बहुत सही समझ में आएंगी। पहला टॉपिक हम लोगों का जो आज का होगा ग्लोब पर भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले अगर ये देखा जाए कि हमारे भारत का नामकरण, तो हमारा भारत विश्व का एकमात्र देश है, ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व का एकमात्र देश, भारत विश्व का एकमात्र देश जिसे कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया लिखा है, इंडिया, तो इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों द्वारा दिया गया। उसके बाद अगर यहीं पर बौद्ध ग्रंथ की बात करेगा तो कि बौद्ध ग्रंथों में, तो बौद्ध ग्रंथों में जो नाम दिया गया है इसका नाम है जम्बूद्वीप। वहीं अगर बात करेगा वैदिक ग्रंथों में, सवाल पूछे जाते हैं आपके वैदिक ग्रंथों में, ना सरकाओ भाई, नीचे बैठो। वैदिक ग्रंथों में अगर बात करेगा
तो वैदिक ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। यहीं पर चीनी की बात करें, चीनियों ने हमारे भारत को क्या कहा? इंतु कहा, इंतु। इंतु शब्द किसने प्रयोग किया था? ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत के लिए क्या नाम दिया? इंतु नाम दिया। लेकिन इसके अलावा हम लोग भारत को और नाम से जानते थे, उसी चीनियों ने ही क्या कहा था? चुआंतु कहा। ठीक, तो अलग अलग नामों से यहीं पर अगर बात की जाए तो पारसी लोग जो हैं, पारसी या ईरानी की बात अगर की जाए तो इन लोगों ने हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यहीं पर वायु पुराण में मिलता है, वायु पुराण, वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र एक भरत साहब थे। इन्हीं के नाम पर इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। इसको क्या कहा गया? भारत। तो इतने नामों से जाना जाता है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जो कई नामों से जाना जाता है। आप देख लिए। अगर बात की जाए यूनानियों का तो इंडिया, इंडिया शब्द किसने प्रयोग किया? यूनानियों ने। अगर वहीं बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा गया था। वैदिक ग्रंथों की बात करें तो आर्यावर्त। ध्यान दीजिएगा, वैदिक के निर्माता जो लोग थे वो आर्य थे, तो आर्य से आप जोड़ दीजिएगा आर्यावर्त। वहीं चीनी की बात करेगा तो चीनी आप चिंग पिंग टोंग टिंग टोंग का शब्द अगर मिल जाएगा तो इंतु, इंतु शब्द किसने प्रयोग किया था? ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग। इंतु क्या शब्द दिया गया था? भारत कहा जाता था। चुआंतु मतलब क्या होता था? भारत होता था। वहीं फारसी या ईरानी की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? हिंदुस्तान। वायु पुराण में ये कहा गया, एक दुष्यंत और शकुंतला है, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत, और इसी के नाम पे क्या पड़ गया? भारत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे चलते हैं। तो ये आज हो गया हम लोगों का नामकरण। चलिए, तो नामकरण के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति को फट से दर्शा लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्जाम में, इसलिए इसको बताए हैं। ऐसे थोड़ी नहीं लिख दिए हैं कि बस कथा भागवत हो रही है, प्रसाद ले लो जाओ अपने घर। ऐसी बस देखते रहिएगा, भूमिका बना लीजिए मजबूती के साथ। अगर ये टॉपिक आपको आज वाली क्लास पूरी आप पढ़ लिए तो दूसरी क्लास आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी, ये गारंटी है। और अगर दूसरी भी पढ़ लिए तो जीवन में आप कभी भी भारत भूगोल से कोई सवाल आपके गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति और रूपरेखा। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये है ग्लोब। ग्लोब पर आप जानते हैं कि पूरब से पश्चिम में जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं, मतलब लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब कोई व्यक्ति अगर लेट जाए तो कैसे कैसे हो जाता है? बेड़ा बेड़ा हो जाता है। तो लैटीट्यूड इससे आप जोड़ दीजिएगा, इसको आप क्या कहते हैं? अक्षांश। आप खड़े हो जाते हैं तो आप लंबाई आपकी बढ़ जाती है, इसलिए आप लैंग्लीट्यूड। कहने का मतलब है कि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण में खींची गई हैं और अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम में खींची गई हैं। जो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है अक्षांश रेखा, उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसलिए कहते हैं कि दक्षिण में एक ध्रुव तारा है, उत्तर में एक ध्रुव तारा है, तो इसके प्रकाश आपतन कोण के आधार पर हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया गया। सबसे यहाँ सीधे अगर देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया गया है? 90 डिग्री से। एक समय ऐसा आता है इसकी किरण एकदम तिरछी हो जाती है कि 0 डिग्री का कोण बन जाता है। जहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है उसी लाइन को हम लोग क्या मान लिए? 0 अक्षांश रेखा। तो इससे हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 2 बार सूर्य चमकता है कहाँ? विषुवत रेखा पे, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं विषुवत रेखा। 2 बार सूर्य इस पर चमकता है, इसलिए एक तिथि मनाई जाती है। कौन सी तिथि होती है? विषु की तिथि। और विषु की तिथि होने के कारण हम लोग इसको क्या नाम दिए गए हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको एक नाम और दिए हैं भूमध्य रेखा। भूधन मध्य, भू के मध्य मतलब जमीन के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई।
इसके ऊपर डॉट डॉट यहाँ एक लाइन हम बना दे रहे हैं जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और यहाँ एक डॉट डॉट लाइन बना दे रहे हैं जिसको कहते हैं मकर रेखा। दोनों को प्रदर्शित किया जाता है कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से। क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि सूर्य इतने में उत्तरायण दक्षिणायन होता है। अगर इसको हम नाम दें तो इसका नाम मकर रेखा रखा गया है, और इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम कर्क रेखा रखा गया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा नाम क्यों पड़ा? मकर रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि मकर संक्रांति मनाई जाती है किस तारीख को? 22 दिसंबर को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। 21 जून को आज ही मनाई जा रही है कर्क संक्रांति। 21 जून को आज के दिन सूर्य कहां चमक रहा है? आज के दिन सूर्य कहां चमक रहा है? ये देख रहे हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहां चमक रहा है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, और कर्क रेखा का संबंध भूगोल से, और भूगोल आज हम लोग शुरुआत किए हैं किस दिन? 21 जून। समझ लीजिए कि आज हम लोग सबसे विश्व का अंतरराष्ट्रीय जो दिवस मुख्य है वो हमारा ये दिवस है। इसके साथ अगर आप लगातार योगा करते रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केवल और केवल योगा करने से शरीर स्वस्थ होगी, पहलवानी थोड़ा ना करक है, ठीक। उसके साथ साथ जो है धन का भी अर्जन करना है, तो आप पढ़ेंगे तब तो नौकरी पाएंगे, तब तो धन का अर्जन होगा। चलिए, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए कर्क संक्रांति तिथि दी गई है। और एक बार यहां चमकता है, एक बार फिर यहां चमकता है, 2 बार चमकता है, एक बार यहां चमकता है। जब यहां चमकता है सूर्य तो भारत उत्तरायण की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं 21 मार्च। और जब सूर्य दक्षिण में चमकता है तो इसको हम लोग कहते हैं 22 दिसंबर। और जब सूर्य यहाँ चमकता है दक्षिणायन, तो ये कब होता है? 23 सितंबर के दिन। और 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ चला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में, और हमारे भारत में ठंडी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सीधे हम लोग चलते हैं अब अपने भारत की स्थिति को देख लेते हैं कि हमारे भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है। ये आप विषुवत रेखा देख लिए, इसको आप डॉट डॉट जो हम खींच रहे हैं ये आपकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। जितनी भी रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई हैं सबको यामोत्तर कहा जाता है, लेकिन इसको प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर रही है? पूर्वी और पश्चिमी विभाजित कर दे रही है। इधर वाला क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध हो जा रहा है, इधर वाला क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध हो जा रहा है, इधर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध हो जा रहा है, इधर वाला क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध हो जा रहा है। एक दूसरे को काटती हैं। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो कहाँ काटती हैं? अगर ये सवाल पूछेगा तो आप इसको लगाओगे अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्या करती हैं? ये काटती हैं समकोण पर। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा भारत दिख रहा है, ये आपका भारत है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। एकदम दिमाग को धंसा करके आंख ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। इसको 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहीं डॉट डॉट एक लाइन खींचते हुए हम लोग लेके जा रहे हैं। अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा, और डॉट डॉट नीचे से जो जा रही है इसका नाम मकर रेखा है। मकर रेखा, चलो तोड़ डालो गेट है। चलिए, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप देख रहे हैं भारत ये 0 डिग्री से उत्तरी में है, तो इसलिए हमारा भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो अक्षांशीय दृष्टि से हो गया, लेकिन अगर यहीं देशांतरीय दृष्टि से पूछेगा तो देशांतरीय दृष्टि से जमीन में बैठो, गुरुकुल पढ़ाई चल रही है। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहीं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे, अब बात आती है दिशा की कि किस दिशा में हो सकता है। अरे भाई, जब ऊपर आप देख रहे हैं तो उत्तर है और दाहिना हाथ आपका इस तरफ जा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा सदैव आपके सामने वाली दिशा उत्तर होनी चाहिए, और यदि आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ सदैव पूर्व दिशा में होगा। इसको एकदम दिमाग में कूट के भर लीजिए। 2 दिशाओं की जानकारी अगर आपको हो गई तो बची हुई 6 दिशाएं अपने आप आपको याद होगी। कुल कितनी दिशाएं होती है? मुख्य रूप से 4,
4 और उनके बीच बीच की होती हैं 4 बराबर कितनी हो गई 8। तो देखिए एक दिशा, दो दिशा 3 4, बीच वाली 5, इधर वाली 6, इधर वाली 7, इधर वाली 8। जब 2 दिशाओं की जानकारी आपको हो जाएगी तो आप सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि बचपन में ही जब हम लोग थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो दादी है बताती है कि उत्तर वार वाहर बा, उत्तर के विपरीत दक्षिण है और पूर्व है, इधर पूर्व के विपरीत पश्चिम है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब ये वाली और ये वाली दिशा आपको क्लियर होगी तो बीच वाली दिशा अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये जब है उत्तर दिशा और ये है पूर्व दिशा, इसको आप कहते हैं पूर्व दिशा और इसको आप कहते हैं उत्तर दिशा, ठीक। और तो बीच वाली कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व। तो इसलिए हमारे भारत की ग्लोब पर दिशा की अगर स्थिति पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, उत्तर और पूर्व। तो एक लाइन यही लिख लेते हैं, भारत की ग्लोब पर दिशा उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से हमारा भारत ये भी क्लियर हो गया। अब यही हम लोगों को बहुत गूढ़ बात समझना है कि हम लोग पढ़ते हैं ये तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है ना, ये तो उत्तरी है, ये तो पूर्वी है, ये तो पश्चिमी है। जब क्वेश्चन अक्षांश विस्तार का पूछेगा तो यही अगर आपके दिमाग में नहीं बसा रहेगा तो आप गलत कर दोगे। सवाल पूछेगा कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है, जब देशांतरीय विस्तार की अगर बात करेगा तो आप लगाओगे दक्षिणी अक्षांश, इसको भी लगाओगे, इसको उत्तरी कहोगे, इसको आप पश्चिमी कहोगे, इसको आप जो है पूर्वी कहोगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। अक्षांशीय और देशांतर की बात करेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, ये भी आपका उत्तरी हो जाएगा। क्यों उत्तरी हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री से पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो इतना क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व में हमारे ग्लोब पर हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थिति क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत पर या विश्व में भारत की जो स्थिति है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये चीन के पड़ोसी है ना, कुछ ना कुछ असर इनका पड़ोसी का असर मिलता है कुछ ना कुछ। चलिए कम से कम एक चीज में तो है हमारे भारत वाले फर्स्ट पे, जरूरी है। ढेर मने रही हैं तब तो चीन वाले झगड़ा करिए कब जरूरत पड़े तो, लेकिन वह ना ज़्यादा और लंबा संख्या बढ़ाए दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भारत का एक आदमी, चीन का 3 आदमी। चीन वाले हत्ते रही हैं तो एक मिला यहाँ जोड़ दिया, एक मिला यहाँ जोड़ दिया, एक मिला यहाँ जोड़ दिया, तो हमारे भारत के 1 चीन के 3 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। भारत हमारा प्राचीन काल से ही महान था, आज भी है। तब भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये सोने की चिड़िया सार्थक तब होगा जिस दिन आप अपने भारत को पूरी तरह से आप समझ जाओगे। चलिए दिल लगा लीजिए किताबों से, मजा आ जाएगा। एक बार लगा के तो देखिए, उसको भूल जाएंगे जिस दिन इधर आ जाएंगे लोग। चलिए अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, यहीं पर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, 8 बड़े देश। देखिए इस 8 को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें हमारा भारत भी आ जाएगा और विश्व वाला भी पूछता है, इसलिए आपको यही इसको भी जोड़ के पढ़ा दे रहे हैं। अगर इसमें हम पहली बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आता है, रूस का। अगर रूस की बात की जाए तो लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, रूस का। तो रूस की अगर बात करें तो आप आंकड़ा पहले मत याद करिएगा, आप जो है कौन कौन से देश हैं पहले इसके बारे में जानिएगा। आंकड़ा आप जब देश आपको याद हो जाएगा तब आप आंकड़ा याद कर लीजिएगा। कोई एक आध आंकड़ा याद कर लीजिएगा, बाकी आपको आंकड़ा फाकड़ा याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे हम लोग रूस पे आते हैं और रूस के बाद सीधे भाग जाते हैं अमेरिका में। तो जब अमेरिका में जाएंगे तो वहां हमें एक देश मिलेगा जिसका क्या नाम है भैया, कनाडा नाम है। अगर कनाडा की बात करें तो लगभग यह 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर की अगर बात करें हम तो चीन का आ जाता है, चीन तीसरे नंबर पे अगर चीन की बात करें तो लगभग 95.7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या चीज, देखिए आंकड़ा में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है,
ठीक, कोई आंकड़ा एग्जैक्ट, लेकिन लगभग ये एग्जैक्ट है। नहीं, चीन का ये है भाई, कनाडा दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगर हम यही बात करें 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे यूएसए का मान के चलिए लगभग 93 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर यही ब्राजील की बात करें, ब्राजील, तो ब्राजील जो हमारा है वो किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। ब्राजील हमारा 5वें नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारा ब्राजील 5वें स्थान पे। क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे कौन आएगा, तो आपका कौन सा आएगा, ब्राजील। इसका प्रतिशत लगभग कितना है, 85.44 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल। आपको आंकड़ा नहीं याद करना है, बस आपको केवल यही देखना है कि किस नंबर पे कौन सा आता है। अगर ब्राजील के बाद किसकी बात करें 6वें स्थान पे, तो हम लोग किसको लेते हैं यहाँ, ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो लगभग 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए 7 नंबर पे जो बात आ रहा है, वो 7 नंबर पे किसकी स्थिति आ रही है, भारत की। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आपको पूरा रटना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम यही दूसरे कलर से थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। इसका पूरा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगर यही 8वें की बात करेगा तो 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे किसको बताएंगे, अर्जेंटीना को। आ से अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना किस नंबर पे आता है, 8वें नंबर पर। इसका लगभग 27.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो 27.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अर्जेंटीना का 8वें नंबर पर है। तो इसलिए हमारे भारत का जो स्थान है विश्व में किस नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, भारत। तो विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना समझ में आ गया। रुक चीन अब आ भारत। रुक कौन, रुक रूस का कनाडा, रुक चीन। भारत कहता है रुक जरा, रुक का चीन, यू अब आ भारत, रुक मैं आ रहा हूं, कौन, भारत। 8 आ से अर्जेंटीना। देखिए आप जुगाड़ू होते हैं इसलिए जुगाड़ वाला आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़िए एकदम क्लियर हो जाएगा। विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पे हो गया। इसका काम यहां से हम लोग खत्म कर देते हैं। अब सीधे पहुंचते हैं अगले पर, तटीय एवं स्थलीय, तटीय और स्थलीय के बारे में। पड़ोसी देश हो जाएंगे, तटीय एवं स्थलीय राज्य। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। अगर भारत के तटीय राज्य की बात करें तो 9 + 4 बराबर 13। 9 हमारे कौन से हैं, हो देखा, साधारण राज्य, बहुत सही। और ये कौन से हैं, अरे यस न कहा कि ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश।
चलिए, ये आपके 9 साधारण राज्य हो गए और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देखिए उसमें दमन दीव को इस समय दादरा नगर हवेली मिला दिया गया है, लेकिन अब कुकुर दोए बच्चिया थोड़ा हो एक बार, ये थोड़ी नहीं कि स्थल पे चला जाएगा, वो तो जब तट बना रहा है तो तट बनाएगा, तो वो अभी भी जुड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसलिए। चलिए, भारत के तटीय राज्य, तो अगर भारत के तटीय राज्यों की बात करें तो हम लोग सीधे घसीट देते हैं और यहीं से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप भारत को अपने बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे, अगर नहीं पहचान रहे होंगे तो एकदम आंख बिदोर करके देखिए, पहचान जाएंगे। ये हमारा भारत है, अरे हमारा नहीं है, आपका भी है, हम सबका है, ये किसी की बपौती नहीं है, इस पे सबका अधिकार है। तब भी लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि हमारे खेत है, तुम्हारे खेत है, अकेले आए हैं जही हैं अकेले। आइए देखते हैं ये कौन कौन से राज्य हैं, इन्हीं राज्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग करेंगे। रही बात 9 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की, 13 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य कितने हैं हमारे, अगर मुख्य हैं तो 9 हैं। इन 9 राज्यों की जो सीमा है, इन 9 राज्यों की जो सीमा है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य 9 राज्यों की लंबाई है, मुख्य 9 राज्यों की लंबाई है। सवाल अगर पूछेगा भारत की तटीय लंबाई कितनी है तो आप लगाओगे 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर उसमें द्वीप भी पूछ ले तो यदि द्वीप पूछ लेगा तो अंडमान निकोबार भी आ जाएगा आपका, और आपका उसमें लक्षद्वीप आ जाएगा। देखिए दमन दीव हो गया और इधर पुडुचेरी, तो दमन दीव और पुडुचेरी तो उसी में जोड़ दिया गया है 6100 में, क्योंकि मुख्य भूमि में आ रहा है। द्वीप में आपके अंडमान आ जाएगा और इधर आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। तो अंडमान और लक्षद्वीप मतलब द्वीपों सहित अगर बात करेगा और इसकी बात करेगा तो द्वीपों सहित कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो यहीं उसको भी लिख देते हैं, अगर द्वीपों सहित पूछेगा, द्वीपों सहित कुल लंबाई, द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ये जो है आपका क्या आ गया, ये आपका द्वीपों सहित आ गया। तो हमारे भारत के मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। कितने राज्य हैं मुख्य, आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारा गुजरात है और यहीं से अगर देख लिया जाए तो इस तरफ हमारा महाराष्ट्र है, और अगर यहीं से हम थोड़ा सा इसे देख लें तो ये आप बहुत बचपन से ही पहचान, एकदम छोट भरे है गोवा, और इसके नीचे अगर देख लें तो ये हमारा जो है ये एकदम लंबा सा एकदम तटीय किनारे किनारे है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केरल। देखिए तटीय सीमा रेखा की अगर बात करेगा लंबाई की तो इधर आपका महाराष्ट्र है और ये केरल है, तो लगभग महाराष्ट्र और केरल की तटीय लंबाई लगभग बराबर है, थोड़ा सा अंतर है उसमें जो है, इसको पहले स्थान पर रख दिया जाता है, इसको दूसरे स्थान पे, ये जो है ज़्यादा नीचे चला गया था। चलिए यहाँ तक है, ऐसे मत आंकड़ा लगाइएगा यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैप में दिखता है उससे मतलब नहीं, जो आंकड़ा लिखा गया है, जो आप स्केल से मापेंगे वो एक अलग होता है। तो 1 नंबर पे आप देख रहे हैं गुजरात, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ है गोवा, यहाँ है कर्नाटक, यहाँ है केरल, और यहाँ आपका कौन सा हो गया, तमिलनाडु। गजब, कितना बेहतरीन अंदाज में आप याद कर रहे हैं। इधर आपका तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु के ऊपर अगर आप जाएंगे तो किसको जाएंगे, आंध्रा। तो जब आंध्रा हो जाएगा तो भैया इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा के बाद इस तरफ आप जाएंगे तो कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से हमें लगता है कि ये 9 राज्य आपके याद हो गए। इस तरफ आपका कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, इस तरफ आपका कौन सा होगा, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे कौन सा होगा, आंध्रा, इधर आपका तमिलनाडु होगा और उस तरफ केरल होगा, इधर तमिलनाडु होगा, इस तरफ केरल। गोवा एकदम छोटका आपको याद है, इधर आपका कौन सा है, कर्नाटक, ये आपका कौन सा, महाराष्ट्र। गुजरात तो इसी मधुमक्खी छत्ता तरह हम लोगों को दिख रहा है। अब इसमें सवाल ये पूछता है कि इसमें ये जो 9 राज्य हैं इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने की अगर बात करेगा तो हम 1 नंबर पे किसको रखते हैं, गुजरात को। 1 नंबर पे जो आ रहा है उसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है, लगभग मान के चलिए 1600 किलोमीटर है, कहीं आपको 1200 मिलेगा, लेकिन हम कुल लिखा दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की किनारे किनारे कुल जो है लंबाई लगभग कितनी है इसकी, 1600 किलोमीटर। अगर यही दूसरे नंबर की बात करें तो हे देखा यह दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ये कौन सा राज्य है, अब हम नाम यहाँ राज्य का नहीं लिख रहे हैं, अब ये आपको स्वतः दिमाग में कूट कूट के भरना होगा। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो लगभग 970 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कौन सा राज्य है, जल्दी बताइए कौन सा राज्य है ये,
आंध्र प्रदेश। अब देखिए दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ता से 3 और ता से तमिलनाडु, तो ता से 3 और ता से तमिलनाडु। तो तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आएगा? तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? हे देखा, यह अंकवा है, बस थोड़ी खाली यहाँ जीरो लाइक बिचौन दे दिया, इनका बाहर दे दिया, काम खत्म। 907 किलोमीटर। बस अब आपको यक्को नहीं याद करना है, किसी की सीमा रेखा आपको नहीं याद करना है। जुगाड़ू वाला था, एकदम याद होगा। ये इसलिए याद हो जाएगा कि ये सबसे बड़कवा है। बड़कवा देखिए बहुत आसानी से याद होता है। जैसे हमारे घर में जैसे मम्मी पापा हैं मान लीजिए, या आपके घर में जो सबसे बड़ा लड़का होता है, ठीक, पड़ोसन अगर कोई सामने मांगने आती है, हे गपुक माई, ऐसा थोड़ी नहीं उसके माइक नाम लेती हैं, उसके पापा के बिना। जो बड़ा बच्चा होता है उसी के नाम पे उसके माँ और बाप को लोग पुकारते हैं, क्योंकि वो पहले मोह माया में आया होता है। और बाकी उसके बदिया जो फुटकरे होते हैं उनके कोनो इज्जत नहीं होता। तो आप देख रहे हैं, तो आप ये जान लीजिएगा ये 1600 ये आपको याद होगी। अगर ये गलती से याद कर लिया 970 अगर आपको याद हो गया, अरे ऐसे तो आपको हजारों मोबाइल नंबर याद रहता है, और यहाँ इसकी आंकड़ा की बात कर रही तो इसको नहीं याद। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ रहे होते तो आपके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा होता, इसीलिए नहीं याद होता। बाकी और कुछ नहीं है ऐसा कि याद नहीं होगा, या जिनको याद है, हमें याद है, दुनिया में जिसको जिसको याद है, तो क्या कहीं जब पैदा होता है तो थोड़ी नहीं लेके आता है, वो यही याद करता है, बस दिमाग को कंसंट्रेट करके। 970 आप थोड़ा सा जीरो इधर उधर हटा देंगे तो क्या हो जा रहा है? 907। अब हम लोग तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बदिया, अच्छा हाँ सॉरी ये कम है, ये चौथे स्थान पे है, इसको चौथे स्थान पे रख दिया जाए, और ये पांचवें। दोनों लगभग उतने हैं, लेकिन इनको हम लगभग इनका मान लिया 722 किलोमीटर, इनका कर दीजिए, और इनका कर दीजिए 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो 4 नंबर पे भी हो गया और 5 नंबर पे भी हो गया। 6 नंबर पे आपका कौन सा होना चाहिए? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ है। 6 नंबर पे कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा का लगभग कितना है? मान के चलिए 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक। अब 7 नंबर पे कौन सा आएगा? 7 नंबर इनको आप रख दीजिए, और 8 नंबर पे है इनका रख दिया, हो ये काम खत्म। अच्छा 9 भी एक बचा है क्या कहीं? अरे सॉरी, ये आपका 9 नंबर पे होगा, ये तो सबसे छोटकवा है। और आपका 8 नंबर पे कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। 8 नंबर पे नहीं, कर्नाटक होगा। कर्नाटक 7 नंबर पे होगा आपका, ये है 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, पश्चिम बंगाल का छोटा है, और गोवा आपका 9 नंबर पे। आपको सबसे छोटकवा याद करना है, गोवा, दिमाग में बसा लीजिए, सबसे छोटका गोवा, सबसे बड़का गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र, ता से तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगर मान लिया लंबाई पूछ ली, जिसे रेयर केस में कभी न पूछे, तो ये 1600 एक 970 जीरो बीचों उठा के लाग दे दिया, 907 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 4 नंबर पे केरल हो जाएगा, और 5 नंबर पे आपका महाराष्ट्र, यही तट पे है। और उसके बाद में 6 नंबर पे आप उस तरफ चले जाइएगा, और 7 नंबर पे इधर चले जाइएगा, 8 नंबर पे यहाँ सबसे छोटको आपका गोवा। देखिए जब आप मैप देखेंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा कि कौन सा सीमा कम है, कौन ज़्यादा है, अपने दिमाग में ऐसे भी आपका हो जाएगा, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे तटीय राज्यों के जितने तटीय राज्य हैं इनका हो गया, इनकी लंबाई कितनी है ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? देखिए एक तो यहाँ आपका ऊपर अंडमान है और 10 डिग्री चैनल रेखा है, और नीचे आपका निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल रेखा एक दूसरे को क्या करती है? अलग करती है। चैनल क्या होता है ये सब हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, एकदम क्रमवत आपको बता रहे हैं। यह है 10 डिग्री चैनल, बस केवल इतना यहाँ जाने रही है, बस 10 डिग्री चैनल रेखा, 10 डिग्री चैनल रेखा। अब इसको हम लोग कहते हैं अंडमान, और इसको कहते हैं निकोबार, ठीक। लगभग लंबाई इसकी अगर बात करें तो 1900 किलोमीटर है, 1900 किलोमीटर। अब देखा ये गुजरात से भी ज्यादा हो गया। अगर सवाल ये पूछेगा कि केंद्र शासित वह कौन सा प्रदेश है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता तटीय, तो आप इसको लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अगर ये पूछेगा कि साधारण राज्य कौन सा, तो ये लगा दोगे। अगर ना तो केंद्र पूछा है और ना ही साधारण पूछा है, उसने केवल पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाता है। विकल्प में गुजरात भी है, अंडमान भी है, आंध्रा भी है, तमिल है, तब आप किसको लगाओगे? तब आप अंडमान को लगाओगे। विकल्प में अंडमान नहीं है तब आप किसको लगाओगे? गुजरात को। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय? ना तो इनका दे ना तो इनका दे, दे देगा किसको?
1 2 3 4 इन्हीं में से दे देगा। निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य। अरे भाई जब 1 2 3 4 यही दिया है तो इसमें से कौन सा होगा आपका? आंध्रा होगा। तो इस प्रकार से आपके एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हो गया। दूसरे राज्य की अगर बात करें तो यहां हम लोग जो है, ये एक है दमन दीव, दमन दीव, ये आपका दमन दीव। दमन दीव की लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 43 किलोमीटर है। दमन दीव की लंबाई मात्र कितनी है? 43 किलोमीटर। हमें लगता है कि सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला यही है क्या? सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला तटीय में सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा है? दमन दीव। अब यहीं घोड़े की नाल जैसा एक राज्य और दिखता है, घोड़े की नाल जैसा एक राज्य और दिखता है। इस राज्य का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, इसका नाम है लक्षद्वीप। इसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल जैसा। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ये 36 द्वीप समूहों से मिलकर बना है। जो बिंदी बिंदी रखे हैं मनाई नाई हुए, नहीं देखा चंदा मामा अरे आवा तारे आवा, चंदा मामा में आपको बीच काला काला दिखाई देता है तो नहीं है बूढ़ा माई है चरखा काटे, तो गेदारा खिलावे वाला जुगाड़ आप लगा देते हैं ना, तो वह चंदा माई है चरखा काट रही है, ऐसा नहीं। वो जो कालापन दिखाई देता है कि चंद्रमा पे ऊंचा नीचा पहाड़ी है और गड्ढा है, तो जब गड्ढा है एक तरफ ऐसे उठा हुआ है और सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा है, पिछवाड़े अंधेरा रहेगा ना, अंधेरा रहे पिछवाड़े, तो आप ये पिछवाड़े वाला हिस्सा देख रहे हैं तो आपको कैसा दिखता है? अंधेरा दिखता है। तो कैसा? वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसी कारण दिखता है। बाकी वहां कोई दादी माँ चरखा नहीं काटती हैं। जो यहाँ से दादी माँ इस संसार से गई हैं वो इस प्रकृति रूपी हवा में मिल गई हैं। वो कहीं उनके लिए स्वर्ग और कहीं नरक नहीं है कि यहाँ से गई हैं तो वहाँ बैठ के चरखा काट रही हैं। बच्चों को किस्सा है सुनाने वाला। तो ये जो लक्षद्वीप है, अगर लक्षद्वीप की लंबाई की लगभग बात करेगा तो 48 किलोमीटर, लगभग 48 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर पे आप मत जाइएगा, आपको हम केवल इसलिए बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए पूछ ले कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है, तो अब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो लिखित थोड़ी नहीं पूछ रहा है, वो 4 विकल्प देगा, उस विकल्प के अनुसार आपको सेट करना होगा कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है। तो एक आपका ये हो गया भैया, एक स्टार यहाँ लगा हुआ है और एक स्टार इनके लगा दिया, एक स्टार यहाँ चला लगाया, यह देखा। अब यहाँ कौन सा, यहाँ बताएंगे कौन सा है? पुडुचेरी। ये जो आपका पुडुचेरी है, और चाहे इसको कहिए पांडुचेरी, चाहे कहिए पुडुचेरी, चाहे कहिए इसको पांडुचेरी, पुडुचेरी पांडुचेरी, पुडुचेरी पांडुचेरी, पुडुचेरी और पांडुचेरी। हाँ एक गलती हो गई है थोड़ा सा, 48 उसका है, इसका नहीं है, क्योंकि इससे तो इसे बड़ा दिख रहा है। इसका लगभग 136 किलोमीटर है, 136 किलोमीटर ये है। 48 इसका है, 48 48, कहीं कि 132 भी लिखा मिलेगा। आप आंकड़े पे एकदम न जाइएगा, आप इस पे जाइएगा कौन कौन किसके किसके बाद आएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर अंडमान, इधर पुडुचेरी, इधर लक्षद्वीप, इधर दमन दीव लक्षद्वीप, पुडुचेरी अंडमान। इनके सबसे कम है, इनके थोड़ी ज्यादा है, इनके सबसे कम है, इनके सबसे ज्यादा है। पूरे 13 राज्यों में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार का सबसे ज्यादा है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आप हो गया। अब तटीय के बारे में हम लोग जान गए। तो तटीय में इधर देखा जाए तो कौन सा राज्य है? गुजरात। इधर कौन सा राज्य है? इधर कौन सा 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 है? ये कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको याद हो गया है। एक बार सतही तरीके से पूछने, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है तटीय सीमा की? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7516.6। तटीय सीमा रेखा की लंबाई नहीं आपको बताना है, बस आपको घटते क्रम में बताते चलिए। 13 से शुरू करिए, 1 से शुरू करिए और 13 पे ले जाके रोक दीजिए। तो 1 नंबर पे कौन सा राज्य होगा? जल्दी बताइए, 1 नंबर पे कौन सा राज्य होगा? अरे भैया धरते छान बवंडल वह हाल ब्या दे हमार भैया। अरे जय विदाई भवन भाई, पहले भाई तलाक लेटर लेके पहुंच गया। तटीय राज्यों में 13 राज्य हैं। कुल 13 राज्यों में आप बताएंगे पहले स्थान पे कौन सा है? 13। पहले स्थान पे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार पे या तो हम अपनी खोपड़ी फोड़े या तो आपकी खोपड़ी फोड़े। 1 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे कौन सा है? गुजरात।
3 नंबर पे कौन सा है? 4 नंबर पे? 5 नंबर पे? हम 13 की बात कर रहे हैं। रट्टू तोता कौआ उड़ा, बगुला उड़ा, गधा 80 की स्पीड से उड़ा रहे हैं। चलिए ऐसे नहीं आप बताएंगे, ऐसे बताएंगे। हाँ, ये मामला ज्यादा सही बना। 1 नंबर पे यहाँ कौन सा है? बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे यहाँ कौन सा है? बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे बगलिए 3 4 का रख दी जाए ना, क्योंकि 3 और 4 बगलिए दोनों प्राणी रहा थे। बहुत बढ़िया। 5 नंबर पे भाग चला हिया। और 6 नंबर पे किसको रख देते हैं? 6 नंबर पे कर्नाटक। और यहाँ आंध्रा के नंबर पे है, ओ सॉरी उड़ीसा। उड़ीसा के नंबर पे है? उड़ीसा 6 नंबर पे है। तो इसका मतलब ये 7 नंबर पे होगा, इसका मतलब ये 8 नंबर पे होगा ना, और इसका मतलब ये 6 2 दोनों सम संख्या बराबर बा, ये लिए उनका वटोला रख दिया, उनके काम हो गया खत्म ना। ठीक। और ये कौन सा राज्य है? हे एक स्टार है बना भाई, है कौन सा है? हे ही कौन राज्य है? ये कौन राज्य है? मारा चीर के बहा दिया। पूरा तटीय सीमा बता दीजिए कितनी है? तटीय सीमा बता दीजिए फटाफट। तटीय सीमा कुल लंबाई कितनी है? 6100। और द्वीपों सहित अगर जोड़ देगा तो कितनी हो जाएगी? 7516। मुख्य राज्य कितने हैं? केंद्र शासित कितने हैं? कुल मिला के कितने हो गए? काम खत्म हो गए। यह तरफ कौन खाड़ी है? कौन पानी है? और यार पानी क्या है? अरब सागर है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्थल के बारे में। फट से स्थल के बारे में देख लेते हैं। इसी क्रम में अगर आप याद करते रहे तो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं स्थल के बारे में। खिल्ली छूट रही है। चाचा चौड़ी आ रहे हो? ना ही दर्शन नगर तक बस बहुत है, दर्शन नगर तक बहुत है। कहा कीजिए पूरा चली गए दर्शन नगर में काम हुई मंडली में। तो चलिए बाहरी लोग सोच रहे हो दर्शन नगर क्या है? अरे अयोध्या धर्म नगरी नहीं जानते हैं, जहाँ राम का जन्म हो, पूरे विश्व में विख्यात। हम लोग वहीं के निवासी हैं। हाँ चलिए ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, किसके बारे में? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करेगा तो कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करेगा तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर है किसकी लंबाई? 15,200 किलोमीटर